जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th साइंस का जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो आएगा उसके लिए हमने 100 ऑब्जेक्टिव लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से 100% मिल जाएगा। विज्ञान के जितने भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट से लिया गया है। लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट से 27-27 ऑब्जेक्टिव यानी लिया लिया जाता है। किसी से कभी ज़्यादा लिया जाता है तो किसी से कम लिया जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो इसका पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम और तीसरा ऑप्शन है जाइलम और चौथा ऑप्शन है बी एवं सी दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि संवहन ऊतक कौन सा होता है, तो जाइलम एवं फ्लोएम दोनों होता है, यानी एक का आंसर डी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है परासरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विसरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अवशोषण द्वारा और चौथा ऑप्शन है निष्कासन द्वारा। हम लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन यानी जो उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन किसके द्वारा करता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है, यानी दो का आंसर भी बी हो जाएगा। यानी दो का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इसका पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल और चौथा ऑप्शन है यकृत, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लीवर। यानी 3 का आंसर डी हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिब्रम शरीर का क्या बनाए रखता है? संतुलन। सेरिब्रम किसका भाग होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो जो किशोरावस्था में जो नर एवं मादा में जो भी परिवर्तन होता है उसका 2 हार्मोन कारण होता है, एक एस्ट्रोजन, एक थायरोक्सिन। तो यानी डी का आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है और एस्ट्रोजन। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए एवं बी दोनों। 5 का आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। उसका नाम क्या क्या होता है? तो एक का नाम आलिंद और नीलय होता है। तो उसमें ही दो भाग होता है, एक दाया आलिंद बाया आलिंद, और एक बाया नीलय और दाया नीलय होता है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? एक ऊतक है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। 7 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो जीन शब्द है ये मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, तेलिया कागज होता है? तेलिया कागज क्या होता है? ये पारदर्शक होता है, अपारदर्शक या पारभाषक? तो ये क्या होता है? पारभाषक होता है। यानी पारभाषक का अर्थ होता है यानी कुछ अंश इधर ही रह जाएगा और कुछ अंश पार चला जाएगा, और अपारदर्शी में प्रकाश एक भी रहती, यानी कुछ भी जरा सा भी नहीं उस पार जाएगा। जैसे ईटा के पार कोई भी प्रकाश नहीं जा सकता है। और पारदर्शक का अर्थ होता है यानी जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जैसे वायु हो गया। यह कागज क्या हो जाएगा? पारभाषक हो जाएगा। यानी 9 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई इकाई क्या है? तो लेंस के द्वारा जो एसआई होता है वो क्या होता है? लेंस को जो इसका एसआई मात्रक माना जाता है, इसको मात्रक भी ही माना जाता है, क्योंकि यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि आवर्धन का मान क्या होता है? यानी
जो ऊपर की लंबाई है और नीचे की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यानी लंबाई को हम लोग मीटर यानी मीटर कर सकते हैं, और मीटर का मात्रक क्या होता है, एम होता है, और दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे एम रहेगा तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है भिन्न भिन्न होती है। और सी नंबर है ए और बी दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, तो ये हो सकता है, यानी अलग अलग, जैसे वायु हो गया और उसके बाद निर्वात में लगभग प्रकाश की चाल समान होती है और अन्य सभी में भिन्न भिन्न होती है, यानी 11 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी जो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम होती है, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, तो इसका सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, यानी 14 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बना होता है, होता है वो जिंक का बना होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जस्ता, यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 15 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है, तो ये कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो ये होता है 4.18 कैलोरी के बराबर होता है, यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर है बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, यानी जो बुझा हुआ होता है उसमें क्या होता है, पानी होता है, तो इसमें ही पानी है, यानी इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 17 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है, यानी भस्म नहीं है कौन नहीं है, तो सी ये भस्म है, NaCl ये क्या है, लवण है, यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 18 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, जस्ता का अयस्क है, यानी जो जस्ता है यानी जिंक है, ये किसका अयस्क है, तो ये है जिंक ब्लेड का अयस्क, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 19 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन एक क्या है, ये क्या है, एक धातु है, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन, और दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। जो ये अल्कोहल होता है उसमें नाइट्रोजन गैस अनुपस्थिति होता है, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एक एक यह भी प्रश्न आता है कि चिप्स के पन्नी में कौन सा गैस होता है, तो उसमें नाइट्रोजन होता है। और उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, और दूसरा ऑप्शन है एसिटिक, और तीसरा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है लेटरिक अम्ल। तो जो ये मेथनोइक अम्ल का यानी UPSC नाम होता है, ये होता है फॉर्मिक अम्ल, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, यानी 23 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनमें सभी प्रकार, यानी जैसे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, सभी की आवश्यकता होती है। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी जो 24 का आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी इनमें से बताना है कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो एथिलीन पादप हार्मोन है, ऑक्सीन ये भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये भी, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 25 का आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन क्या होता है, तो पुंकेसर होता है, यानी 26 का आंसर
ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में होता है ईस्ट, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो इनमें किसमें नहीं होता है द्विखंडन? हम लोग जानते हैं कि अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन होता है, सॉरी द्विखंडन होता है। और ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, क्योंकि अमीबा एक टूटकर यानी दो भागों में बढ़ जाता है, यानी अमीबा एक से दो बन जाता है, ईस्ट में नहीं होता है। यानी 27 का आंसर बी हो जाएगा। 27 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सूर्य का प्रकाश। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल दिया गया है, यानी 29 का आंसर हो जाएगा बी। 29 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। यानी 30 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है, अगर यहाँ पर जोड़ा में पूछा जाता तो 23 होता है, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर ऑप्शन 46 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? यानी बी, यानी 31 का आंसर बी करेंगे। क्योंकि अगर नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अगर जोड़ा में पूछेगा तो वो कितना होता है? 23। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो यानी जो वायुमंडल है उसका इंग्लिश नाम दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है। ओजोन परत है वो स्ट्रोस्फियर में पाया जाता है। यानी 32 का आंसर ए हो जाएगा। 32 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। यानी 33 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण की विचलन अधिक होता है? विचलन की बात करते हैं तो बैंगनी, और अगर तरंग दैर्घ्य की बात होता है तो लाल। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 34 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बन सके? तो वो जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उस पर रखने पर, यानी सी पर रखने पर, यानी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान आकार का बनता है। यानी 36 का आंसर सी हो जाएगा। 36 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, ये कितना होता है? 1/16 सेकंड के बराबर होता है। यानी 36 का आंसर बी हो जाएगा, सॉरी 38 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब सबसे पहले क्या होता है? ये सीधा होता है। और आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और हासित का मतलब होता है छोटा। तो उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा एवं हासित। यानी 39 का आंसर सी हो जाएगा। 39 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। जो अवतल लेंस का आवर्धन है वो क्या होता है? v/u होता है। यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। v/u, 40 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, 1 ma बराबर होता है, यानी मीटर एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो ये होता है 10⁻³ एक के बराबर। यानी 41 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में,
इनमें से सभी। तो डीजल का उपयोग सभी में होता है, यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी जो सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो इसको किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, यानी बिजली का कोई भी समन करते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है, यानी विद्युत ऊर्जा में होता है, यानी 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या होती है, तो सोना की परमाणु संख्या कितना होती है, 79 होती है, यानी 44 का आंसर सी हो जाएगा। 44 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसमें है दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, यानी 45 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, यानी 46 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, यानी 47 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी 48 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के लिए छड़ का उपयोग किया जाता है, तो ये नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 50 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, यानी 51 का आंसर ए हो जाएगा, V बराबर आई आर। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, भी से, यानी 52 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 52 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न करते हैं। नंबर प्रश्न है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, यानी 53 का आंसर ए हो जाएगा, क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है, यानी 54 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है, रिओस्टेट टेट का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है हम लोग जानते हैं, इससे हम लोग धारा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, यानी 55 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, यानी 56 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, क्योंकि धातु ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, यानी 57 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, क्योंकि लोहा पर जब जिंक लेपित कर देते हैं तो लोहा का संक्षारण रुक जाता है, यानी ये नष्ट होने से रुक जाता है, यानी 58 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संक्षारण। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा संयोजिक यौगिक है, संयोजिक यौगिक का अर्थ होता है यानी डबल बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा CH4, यानी 59 का आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो ये 22 कैरेट का होता है, अगर शुद्ध सोना अगर पूछा जाता तो वो 24 कैरेट का होता है, यानी 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, इसका पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, और तीसरा ऑप्शन है आर्गन, और चौथा ऑप्शन है ब्रोमीन। तो उत्कृष्ट तत्व क्या होता है, अक्रिय गैस, तो यहाँ पर अक्रिय गैस कौन सा है, तो आर्गन, यानी 61 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं, जिसको यहाँ पर कसा कहा गया है, यानी 62 का आंसर
ए हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 का होल ट्वाइज इंटू हाफ H2O। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। यानी 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लवण बनाते हैं। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, शोषण के अंतिम उत्पाद होते हैं, तो शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, CO2 H2O और ऊर्जा, यानी तीनों होता है। यानी 65 का आंसर डी हो जाएगा। 65 का आंसर डी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो ये क्या होती है? इनामेल होती है। यानी 66 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है छोटी आंत। यानी 67 का भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। यानी 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, चालनी नलिका पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है? जो चालनी नलिका होती है ये किस में पाई जाती है? जाइलम में पाई जाती है या फ्लोएम में पाई जाती है? तो ये फ्लोएम में पाई जाती है। यानी 69 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होता है, यानी इसका जीवन अवधि 120 दिन होता है। यानी 70 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये न्यूरॉन होती है, यानी तंत्रिका कोशिका होती है। यानी 71 का आंसर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ में निषेचित होती है? तो फिलोपियन नलिका में होती है। यानी 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेलों में होती है, तो इसमें क्या होती है? लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है। यानी 73 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने कितने समवायी संभव है? तो ब्यूटेन के कितने संभव है? तो इसका 2 संभव है। यानी 74 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त नियम तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मेंडलीफ साहब थे वही परमाणु को किसके आधार पर किए थे? यानी परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। यानी इन दोनों में से किसके आधार पर किए थे? संख्या के आधार पर मोसले साहब ने किए थे और परमाणु द्रव्यमान को मेंडलीफ ने किए थे। यानी 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? यानी अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 1:3। यानी 76 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो इसमें कौन सा द्रव है? एथेन, इथाइन, एथेनॉल और मीथेन। तो यहाँ पर जो ये कमरे के तापमान पर जो द्रव अवस्था में होता है ये एथेनॉल होता है। यानी 77 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एथेनॉल होता है। यानी 77 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न है, सिलिका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो ये सिलिका होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी 78 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बन अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से सभी। यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना गुण सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी उसका एक ही अणुसूत्र होना चाहिए और उसका विभिन्न गुणसूत्र होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? समवायी कहते हैं। यानी 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 80 का आंसर ए हो जाएगा। कहते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 80 तक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही बोर्ड एग्जाम 2024 में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव परसेंट 100% यहीं से आएगा। और आपको कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको 1 से लेकर 80 तक में कितना सही हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।